नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी की। जिसमें सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप लोग से मैं क्षमा चाहता हूं कि पिछले 2 दिनों से आपको इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मेरा तो तबीयत था बिल्कुल ख़राब था, तो इस कारण आपका वीडियो नहीं दिखा। लेकिन आज आपको वीडियो दिख रहा है जिसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं एसएससी के लिए जीके जीएस, जो कि आपके पीवाईक्यू बेस्ड रहेंगे। अभी हाल ही में आपका एसएससी फेज़ 11 का एग्ज़ाम होना है, तो उसी का हम लोग अभी पीवाईक्यू देखेंगे। और आपका सीपीयू का भी होना है, तो सीपीयू का जो आपका पीवाईक्यू है वो हम लोग नेक्स्ट चैनल पर देखेंगे, दूसरे चैनल पर देखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और आवाज़ में थोड़ा सा आपको खराबी दिख सकता है, क्योंकि तबीयत खराब की वजह से ये आपको परेशानी होगा, तो इसको थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा। देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, ठीक है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये आपके दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर इससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पे चल रहे ऑफर के बारे में, जो कि रेस टू सिलेक्शन सेल के नाम से चल रहा है। इसके अंतर्गत अगर आप टेक्स्ट बुक के पास प्रो लेते हैं ईयरली का, तो मात्र आपको 527 रुपये में ये मिलेगा। और साथ में कूपन कोड एपीज यूज करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। टेक्स्ट बुक ऊपर आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर बता दें कि आपके यहाँ पर भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आपका एसएससी का हो, इसके अलावा बैंक का हो, इसके अलावा रेलवे का हो, या आपके स्टेट लेवल का ही एग्जाम क्यों ना हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू आप यहाँ पर मॉक के माध्यम से दे सकते हैं। साथ में पीवाईक्यू का पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको बता दें कि पिछला बार जब रेलवे का वैकेंसी आया था एलपी टेक्नीशियन का, तो यहाँ से 40,000 बच्चों ने जुड़कर सिलेक्शन लिया था। 82% जो क्वेश्चन है इन्हीं के टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज से देखने को मिला था, ठीक है। तो आप लोग भी इनसे जुड़कर अपना नाम मेरिट में पा सकते हैं। कूपन कोड एपीजी जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कॉमेंट सेक्शन में पिन किया मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी ने प्यार से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। एक उत्साही देशभक्त, एक महान सामाजिक और राजनीतिक सुधारक और प्रगतिशील विचारों के एक प्रमुख राष्ट्रवादी थे, ठीक है। इसके अलावा ये पहले भारतीय थे भाई। किसके लिए पहले भारतीय थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। और रॉयल कमीशन, जो कि बेलवी कमीशन के नाम से भी जाना जाता था, उसमें बैठने वाले भी पहले भारतीय थे। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म हम लोग आईएनसी और हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, जिसका स्थापना आपको मालूम होगा 1885 में हुआ था, ठीक है। तो 1885 के बाद जो आपका सेकेंड अधिवेशन था 1886 का, उसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है। एक आपका 1896 में, एक आपका 1893 में, एक आपका 1906 में, ठीक है। इसके अलावा इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया है। उस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें क्या बताया गया था? तो इनमें बताया गया था कि अंग्रेज जो कि किस प्रकार भारत से धन ले जा रहे हैं अपने देश, ठीक है। उस पर यह पुस्तक केंद्रित था। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित में से किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक तो पूछा ही गया है, साथ में आपको यहाँ पर समूह दिया गया है, यानी कि दो दो करके ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे जो उपयुक्त जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, लक्षद्वीप और दमन और दीव, ठीक है। इस चार ऑप्शन में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ समूह तमूह कुछ नहीं दिया जाता, आपसे पूछा जाता कि किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर आपका लक्षद्वीप हो जाता। लेकिन अगर आपका केंद्र शासित के साथ साथ आपका अगर राज्यों का नाम भी दिया रहता, तो केंद्र शासित के साथ साथ अगर आपको राज्य का नाम भी दिया रहता, तो इसका राइट आंसर दूसरा होता। क्या होता? तो उसका राइट आंसर आपका केरल होता। केरल क्यों होता भाई, ये भी अब सवाल बनता है। तो केरल इसलिए होता क्योंकि आपका जो केरल है पूरे भारत में साक्षरता के मामले में टॉप पर राज्य है, यानी कि टॉप 1 पर है, ठीक है। साक्षरता में ये तो है ही, साथ में ये लिंगानुपात में भी सबसे टॉप पर है केरल, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं साक्षरता दर का। साक्षरता दर का परिभाषा भी आपके एग्जाम में बहुत बार देखा गया है कि किन लोगों को आखिरकार साक्षर माना जाएगा। क्या 121 अरब जो आपकी जनसंख्या थे 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इस सभी लोग को साक्षर माना जाएगा? क्या नहीं। किसको माना जाएगा? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसी क्षेत्र की जनसंख्या का कुल प्रतिशत को
जो समझ के साथ साथ पढ़ सकता है, लिख सकता है, ठीक है, उन्हीं को साक्षर जो कि माना जाएगा, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अपने देश भारत की बात करते हैं तो साक्षरता कितना था, तो 74.04% था एग्जैक्ट, कहीं कहीं आपको 74 भी लिखा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे टॉप पर लक्षद्वीप था। राज्य की बात करेंगे तो केरल है, केंद्र शासित प्रदेश पर राज्य की बात करेंगे वो भी केरल है, ठीक है। इसके अलावा कितना है केरल का साक्षरता दर, तो केरल का साक्षरता दर 93.91% है, इसको भी याद रखिएगा। सबसे नीचे में कौन है, ये भी सवाल बनता है, नीचे यानी कि कौन, नीचे यानी कि बॉटम, ठीक है, तो बी से बॉटम याद रखिएगा और बी से दोस्तों आप बिहार याद रखिएगा, ठीक है। सबसे निचला स्तर पर साक्षरता के मामले में बिहार का स्थान सबसे निचला है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्चतम साक्षरता दर वाले 10 भारतीय राज्यों से संघ राज्य क्षेत्र, पहला पे आपका केरल है, दूसरा पे लक्षद्वीप है, तीसरा पे मिजोरम है, चौथा पर गोवा है, पांचवा पर त्रिपुरा, छठा पे दमन द्वीप, सातवां पे अंडमान निकोबार और आठवां पे दिल्ली और नौवां पे चंडीगढ़ और 10वां पे आपका पुडुचेरी है। तो इसमें आपका लक्षद्वीप और दमन और द्वीप का ऑप्शन दिया गया था, जो कि आपका टॉप पर तो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ का साक्षरता अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि यकृत, दूध, अंडे, मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो आपके शरीर की रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 है जो कि कहाँ पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, यानी कि लीवर में, दूध में, अंडे में, मछली में पाया जाता है, ठीक है। और किसको स्वस्थ रखने में मदद करता है, तो ये आपके शरीर के रक्त यानी कि ब्लड को रखने में मदद करता है और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा एनीमिया कब होता है, ठीक है, एनीमिया की बात करेंगे तो खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। यह तब होता है जब आपके शरीर के ऊतकों में पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं की कमी होती है, ठीक है। खून की कमी जिसे कम हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है, आपको थका हुआ और कमजोर महसूस करा सकता है। घातक रक्तपालता विटामिन B12 की कमी खून की कमी का एक प्रकार है। इसके अलावा लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए शरीर को विटामिन B12 की आवश्यकता होती है, इसको भी याद रखिएगा। ये विटामिन आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको मांस में मिल जाएगा, पोल्ट्री में मिलेगा, शंख में मिलेगा, अंडे में मिलेगा, ठीक है, इस सबको आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है, यह परिभाषित करता है कि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए, ठीक है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य यही आपसे पूछा गया है कहाँ पर है, हमारे इस भारतीय संविधान में कहाँ पर है, तो ये आपका अनुच्छेद 51A में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 51A हो जाएगा। हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51A में किया गया है। ये आपके पहले मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान करने का मतलब है जब आपका संविधान लागू हुआ था, ठीक है। लागू हुआ था कब या बनकर तैयार हुआ था, तो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो जब आपका बनकर तैयार हुआ था उस समय आपका मौलिक कर्तव्य नाम का कोई भी सूची नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, तो 1976 में जोड़ा गया है। जब आपको मालूम होगा संविधान में कोई भी संशोधन करना होता है तो उसके लिए कुछ भी शामिल करना होता है या हटाना होता है तो उसके लिए संशोधन किया जाता है, ठीक है। तो वो संशोधन कौन से क्रम का था, तो संशोधन था आपका 42वें क्रम का, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन था 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा गया तो अनुच्छेद 51 में 51A को जोड़ दिया गया। इसके अलावा भाग 4 में भाग 4 का A जोड़ दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए किस समिति की सिफारिश पर आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारंभ में केवल कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो प्रारंभ में बात करेंगे तो जब आपका लागू एड हुआ था 1976 में, उस समय मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे। लेकिन आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है, उसके माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। जब से लेकर अभी वर्तमान तक आपका मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। ये जो मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है वो आपका लिया गया है रूस के संविधान से, ठीक है। आपके ऑप्शन में USSR भी रहेगा क्योंकि जब ये लिया गया था उस समय आपका USSR हुआ करता था। बाद में 1991-92 में USSR टूटकर अलग अलग देश बन गया था, ठीक है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य की प्रकृति की बात करेंगे तो ये अन्याय योचित है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि रानी गाई
गाइदिन्ल्यू निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? ठीक है, तो जो रानी गाइदिन्ल्यू है ये आपके हेराका आंदोलन से जुड़ी हुई थी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हेराका आंदोलन हो जाएगा। इनके जन्म की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1915 को इनका जन्म हुआ था। आप लोग देख सकते हैं कितना शुभ दिन पर इनका जन्म होता है। और अगर आपसे इनका राज्य पूछा जाएगा तो राज्य आपका इसका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। आपका ये प्रश्न पहले भी बन भी चुका है कि रानी जो गाइदिन्ल्यू है आपके कौन से राज्य से संबंधित है, तो आपका मणिपुर इसका राइट आंसर था। साथ में आपको बता दें कि 1982 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साथ में 1972 में उन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वह 13 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गई थी और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि भी दी थी। ठीक है, अगला है कि विश्व स्तर पर चावल के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है वर्ष 2020 तक की स्थिति के अनुसार? तो विश्व स्तर पर चावल के उत्पादन में भारत का स्थान की बात करते हैं तो भारत का स्थान है आपका दूसरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा चावल के उत्पादन में जब आपका विश्व में दूसरा स्थान अपने देश भारत का है तो पहला स्थान किसका है, ये भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो पहला स्थान आपका चीन का है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि मार्च 2022 में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका शुभारंभ आपका राजकुमार सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर राजकुमार सिंह या आर.के. सिंह आपका हो जाएगा। अभी वर्तमान में भी केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी यही हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपका अभी मालूम होगा ये प्रीवियस ईयर से उठाया गया क्वेश्चन है, तो उस समय के हिसाब से पूछा गया करंट अफेयर्स है, तो आपका कोई मतलब नहीं रखता है। ठीक है, जो भी कुछ मतलब रखता था मंत्री का नाम, तो मंत्री का नाम भी जब आपका एग्जाम होगा उस समय तक ये भी आपके चेंज हो जाएंगे क्योंकि आप लोग को मालूम होगा चुनाव आपका होना है, तो आपका असेंबली है भागूंगा। अगला है कि संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित रतिकांत महापात्र को निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए जाना जाता है? तो रतिकांत महापात्र की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओडिसी। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक है। ठीक है, ये 4 का नाम तो आपका यहाँ पर लिख ही दिया गया है। एक आपका उड़ीसा है, ओडिसी है जो कि आपका कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। इसके अलावा एक आपका मणिपुर ही है जो कि आपको मालूम ही होगा कहाँ का है, तो ये आपका मणिपुर का है। इसके अलावा एक आपका कथक है जो कि आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश का है। कथक कली है जो कि आपका मालूम होगा केरल का है। इसके अलावा केरल का एक और है कथक कली, तो एक है ही शास्त्रीय नृत्य। इसके अलावा जो मोहिनी अट्टम है वो भी आपका केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो 4 एक 5 आपका यहाँ हो गया। एक आपका भरतनाट्यम हो गया जिसका नाम आप लोग सुनते ही होंगे, भरतनाट्यम जो कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका तमिलनाडु का है। इसके अलावा एक दोस्तों आपका हो गया कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है। एक दोस्तों आपका हो जाएगा सतरिया जो कि दोस्तों आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो यही 8 शास्त्रीय नृत्य में से जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है ये आपका उड़ीसा का है। उन्हीं से संबंधित आपके रतिकांत महापात्र। इसके अलावा ओडिसी के प्रसिद्ध नर्तक की बात करते हैं रतिकांत महापात्र के अलावा तो सुजाता महापात्र हो जाएंगे, केलुचरण महापात्र हो जाएगा और गंगाधर प्रधान भी हो जाएंगे। याद रखिएगा कि केलुचरण जो महापात्र हैं उड़ीसा से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम लवण एक खनिज पूरक है जिसका उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तरों के उपचार या रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम एक खनिज है जो कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और आपके शरीर के कई कार्य विशेष रूप से आपके दिल की धड़कन के लिए आवश्यक है। इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग रक्त में पोटेशियम के निम्न स्तर यानी कि हाइपोकेलेमिया को रोकने या उसके इलाज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा किसी बीमारी के परिणाम स्वरूप या कुछ दवाएं लेने से या दस्त उल्टी के साथ लंबी बीमारी के बाद पोटेशियम का स्तर कम हो सकता है। अगला है कि दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अरब सागर में गिरती है? तो प्रमुख नदियां की बात करेंगे तो जो 4 आपके 8 ऑप्शन दिए गए हैं, 8 ऑप्शन में से नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो कि आपका कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। तो इसका राइट आंसर नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो गिरती है आपका अरब सागर में। ठीक है, इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत में लंबाई के मामले में तीसरे स्थान पर आती है नर्मदा नदी। ये निकलती कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से निकलती है। अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती हैं, एक तो आपका नर्मदा हो गया, एक आपका सोन हो गया। नर्मदा और सोन नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जो कि एक ही स्थान से निकलने वाली 2 नदियों जो विपरीत दिशा में बहती है। ये जो आपको मालूम होगा नर्मदा नदी बहती है पश्चिम की ओर और सोन नदी बहती है पूरब की ओर। ठीक है,
नर्मदा नदी जाकर गिरती है अरब सागर में, और जो सोन नदी है वो गिरती है जाकर आपका बंगाल की खाड़ी में, कह सकते हैं, क्योंकि सोन नदी का मिलन हो जाता है गंगा नदी से, तो वो जाकर अंतर्गत व बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके अलावा नर्मदा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बहती है, ब्रज घाटी में होकर बहती है, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से अंततः गुजरात में प्रवेश करती है, कच्छ की खाड़ी होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, भरूच के पास, इसको भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का जो जबलपुर शहर है इस नदी के किनारे बसा हुआ है, साथ में एक जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात, जो कि इसी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, दूसरा है आपका ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के महादेव पहाड़ी से निकलती है, बैतूल पठार का क्षेत्र है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से अंततः गुजरात में प्रवेश करती है। सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है कि भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया है। निम्नलिखित में किस वेद में इस वंश का सर्वोत्तम उल्लेख की मिलता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो कि चारों वेद में सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है, तो भरत नाम की एक प्रारंभिक वैदिक जनजाति या जनसमूह था जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में अस्तित्व में था। इसी जनजाति या जनसमूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भारत का प्राचीन नाम भरत जनजाति या जनसमूह के नाम पर भारत या भारत भूमि रखा गया है। अगला है कि भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 82.14%। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो 82.14% है। पूरे देश की साक्षरता दर के मामले में 74.04% है, जैसा कि पहले के प्रश्नों में भी हम लोग देखा। इसके अलावा महिलाओं की बात करेंगे तो महिला का साक्षरता दर 65.46% है। केरल सबसे टॉप पर है, जहाँ की साक्षरता दर 93.1% है। केरल के बाद आपका 2 राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, एक आपका मिजोरम है। ठीक है, लक्षद्वीप आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। बिहार का स्थान सबसे निचला स्तर पर है, बिहार के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद आपका राजस्थान का नाम आता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है आपका गुलजार। ठीक है, तो राइट आंसर आपका गुलजार हो जाएगा। गुलजार नाम से प्रसिद्ध संपूर्ण सिंह कालरा हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं, तो इनका संपूर्ण नाम गुलजार नाम से तो ये प्रसिद्ध है, लेकिन इनका मूल नाम क्या है, संपूर्ण सिंह कालरा है। ठीक है, इनको 2004 में भारत सरकार के द्वारा आपका पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। साथ में वर्ष 2009 में डेनी बॉयल निर्देशित फिल्म असमल डॉग मिलेनियर में उनके द्वारा लिखे गीत जय हो के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत का अवसर पुरस्कार मिला था, और इसी गीत के लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। ठीक है, अगला है जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2022 से आगे 10 वर्षों के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी है, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारतीय फिल्म अभिनेता बलराज साहनी के द्वारा लिखा गया है? तो इनके द्वारा मेरी फिल्म आत्मकथा है जो कि लिखा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। प्रसिद्ध अभिनेता लेखक बलराज साहनी ने अपनी किताब मेरी फिल्म आत्मकथा अपनी मृत्यु से 1 साल पहले यानी कि 1972 में पूरी की थी। ये सबसे पहले अमृत राय के द्वारा संपादित पत्रिका नई कहानियों में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। अगला है कि जुलाई 2021 में ओलंपिक में एकल टेनिस मैच जीतने वाले केवल तीसरे भारतीय कौन है? तो राइट आंसर आपका सुमित नागल हो जाएगा। सुमित नागल ओलंपिक प्रतियोगिता के दौरान पुरुष एकल मैच जीत हासिल करने वाले भारत के तीसरे टेनिस खिलाड़ी हैं। वो 25 साल में भारत के पहले विजेता बने। उन्होंने इस प्रतियोगिता में मुश्किल से डेनिस स्टोमिन को हराया था। इसके अलावा सुमित नागल भारत के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं और उनका जन्म 16 अगस्त 1997 को हुआ था। अब वो भारत में शीर्ष रैंकिंग के एकल टेनिस खिलाड़ी हैं और 2018 के बाद उन्होंने अक्सर डेविस कप में भारत के लिए प्रतिस्पर्धा की है। अगला है कि पारिस्थितिक तंत्र के कार्य करने और बने रहने के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो इसका राइट आंसर सौर ऊर्जा का निवेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के कार्य करने और बनाए रखने के लिए बुनियादी आवश्यकता सौर ऊर्जा का निरंतर इनपुट है, यानी कि निवेश है। इनपुट मतलब निवेश है। सौर ऊर्जा उत्पादों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से खाद्य उत्पादन को सक्षम बनाती है और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को बनाए रखती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शयोत्सव कर्नाटक में नवंबर दिसंबर के महीने में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हुथरी हो जाएगा, हुथरी। ठीक है, हुथरी की बात करेंगे तो हुथरी कर्नाटक का एक पारंपरिक फसल उत्सव है जो अपने विभिन्न प्रकार के नृत्यों और लोकगीतों के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। कर्नाटक का पारंपरिक फसल उत्सव है जो व्यापक रूप से विभिन्न प्रकार के नृत्यों और लोकगीतों के लिए जाना जाता है जो त्यौहार के दिन किए जाते हैं।
यह फसल उत्सव नवंबर दिसंबर के महीने के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है। इसके अलावा कंबाला, दम्पी, दसरा ये सब भी आपका कर्नाटक में ही मनाया जाता है, आपको बता दें। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका ओडिसी हो जाएगा। ओडिसी जैसा कि हमने आपको बताया कि एक शास्त्रीय नृत्य है, 8 शास्त्रीय नृत्य है, तो उसमें से एक आपका ओडिसी जो कि उड़ीसा का है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य शैली जिसकी उत्पत्ति पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य में हुआ है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है और भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ठीक है, इसके अलावा यह मंदिर अपने वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के लिए जाना जाता है। ओडिसी नृत्य जगन्नाथ मंदिर के अनुष्ठानों और परंपराओं का एक विभिन्न अंग है। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पीडीएफ में है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला है कि दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाले दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो दक्षिण भारत में बात करेंगे तो सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आपका खिलजी वंश का शासक था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला ये पहला सुल्तान था। उत्तर भारत के विलय के बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की अधीनता के लिए अपने सेनापति मलिक कपूर की कमान में एक सैन्य अभियान शुरू किया था। ठीक है, उन्होंने रामेश्वरम में एक मस्जिद का भी निर्माण किया था। ठीक है, इसके अलावा औरंगल के प्रतापरुद्र द्वितीय, देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र देव और होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय को भी पराजित है, जो कि इन्होंने किया था। यहाँ पर आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ से दिल्ली है, 1299 में गुजरात आया, 1303 में आपका चित्तौड़ आया, 1301 में आपका रणथंभौर किया। ठीक है, इसी प्रकार से इन्होंने आपका दक्षिण भारत में अभियान किया था। अगला है कि भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश फातिमा बीबी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो फातिमा बीबी की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका केरल से है। ठीक है, अभी हाल ही में कहें तो 23 नवंबर 2023 को इनका निधन हो गया है। केरल में ही केरल के कोल्लम शहर के निजी अस्पताल में इनका निधन हुआ है। ये जो फातिमा बीबी है भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, 96 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है, तो इस कारण ये भी इम्पोर्टेंट ही है, पहले पूछा जा चुका है, लेकिन मृत्यु आपका इनका बाद में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा न्यायमूर्ति फातिमा बीबी न केवल भारत में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला थी, बल्कि पूरे एशिया क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला भी थी। अगला है कि होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस पत्थर से एक होयसल राजा ने 1150 में करवाया था? तो इसका राइट आंसर आपका काला शिस्त पत्थर हो जाएगा। ठीक है, होयसलेश्वर मंदिर होयसलास का भगवान कर्नाटक के हेलीविड में होयसला शैली की एक उत्कृष्ट कृति है। इसके होयसला राजा के द्वारा 1150 में गहरे रंग के पत्थर पर बनाया गया था। अगला है कि उस उपकरण का नाम बताना है जिसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र से मापने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका पाइरेनोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाइरेनोमीटर की बात करेंगे तो एक प्रकार का एक टीनोमीटर है जिसका उपयोग समतल सतह पर सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है और इसे सौर विकिरण प्रवाह घनत्व को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, साथ में हाइग्रोमीटर की बात करेंगे तो एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर की बात करेंगे तो एनीमोमीटर यह हवा की गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है जो एक सामान्य मौसम स्टेशन उपकरण है या किसी भी गैस के किसी भी रूप की गणना करता है। बैरोमीटर की बात करेंगे तो बैरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी विशेष वातावरण में वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा। अगला है कि बैडमिंटन की एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम चैंपियनशिप थॉमस कप का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो थॉमस कप की बात करेंगे जो कि आपका बैडमिंटन का एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टीम चैंपियनशिप है। इसका पहला संस्करण 1949 में किया गया था। इसका स्थापना 1948 में हुआ था। तो कभी कभी आपको 1948 भी देखने को मिलेगा, तो नहीं तो 1948-49 देखने को मिलेगा, नहीं तो 1949 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये जो थॉमस कप है हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, पहली बार 1949 में आयोजित किया गया था, लेकिन 1982 से हर 2 साल पर ही आयोजित किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि पद्म पुरस्कार विजेता सुधा सिंह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की खिलाड़ी है? तो सुधा सिंह की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका एथलेटिक्स से है और 2021 में भारतीय खेल जगत के 7 खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उसमें से एक आपके
सुधा सिंह भी थी जिनका संबंध एथलेटिक्स से है। इसके अलावा पी अनीता जी थी, बास्केटबॉल से इसका संबंध है। मोहम्मद दास थी, टेबल टेनिस से है। इसके अलावा अंशुमा जम जम सेम्पा थी जिनका संबंध पर्वतारोहण से है। वीरेंद्र सिंह का संबंध बधिर वर्ग में कुश्ती से है। के वाई वेंकटेश का संबंध पैरा एथलीट से है। और माधवन नंबियार का संबंध एथलेटिक कोच से है। ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।